हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि है रास सिस्टम। बहुत सारी मैंने मेरे दोस्तों को बहुत सारी ये डिफ़िकल्टी होती है रास सिस्टम को समझने में, तो आज हम दम सिंपल वे में और अपने हिंदी लैंग्वेज में इसे पूरे एक चार्ट फ्लो के डायग्राम में हम समझेंगे रास सिस्टम को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो रास सिस्टम होता है ये क्या होता है। तो देखिए, रास सिस्टम का फुल फॉर्म पहले मतलब ये रास सिस्टम क्या होता है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, रास सिस्टम का फुल फॉर्म होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्यों सिस्टम एक्टिवेट होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक्टिवेशन रास सिस्टम का तब होता है ना, देखिए रास सिस्टम का एक्टिवेशन लो ब्लड प्रेशर, जैसे कि हमारा जब बीपी फॉल होता है, जब हमारा बीपी ड्रॉप होता है तब ये एक्टिवेशन हो सकता है। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया मतलब कि जब हमारा इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर इनएडिक्वेट फ्लूइड वॉल्यूम होता है, मतलब कि जब फ्लूइड की कमी हो जाती है ना, तो उसे हाइपोक्सिया की कंडीशन बोलते हैं, उसके वजह से होता है। किडनी हाइपोक्सिया, किडनी हाइपोक्सिया मतलब कि जब इस्कीमिया ऑफ किडनी, मतलब किडनी की जो सेल होती है नेफ्रॉन, जो सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है किडनी की, नेफ्रॉन, वो जब हाइपोक्सिया हो जाए, उसको अच्छी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, तो उस टाइम ये रास सिस्टम एक्टिवेट होता है। और एनीमिया मतलब कि ब्लड की कमी, ठीक है, आरबीसी की डिफिशियंसी, एनीमिया, उस टाइम ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम डिस्कशन करते हैं एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को। तो देखिए, रेनिन सिस्टम, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, रास सिस्टम है, वो एक्टिवेशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है या फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो ये जो हमारी किडनी की जेजी सेल होती है, जक्टा ग्लोमेरुलस सेल जो होती है, वो क्या करती है ना कि जो जक्टा ग्लोमेरुलस सेल होती है ना, जेजी सेल की एफरेंट आर्ट्रियोल्स। दोस्तों, जब हमने एक ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जहाँ पे ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो एक होती है एफरेंट आर्टरी और एक होती है इफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी। जो एफरेंट आर्टरी होती है ना, इसी के पास ये जेजी सेल प्रेजेंट होता है, जो कि सिक्रीट करता है प्रो रेनिन। ठीक है, ये रेनिन सिक्रीट नहीं करता, ये प्रो रेनिन सिक्रीट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, इसे अच्छे से आप देखिएगा। जो हमारी जेजी सेल होती है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स के पास पाई जाती है, जो कि किडनी के अंदर होता है, वो कि क्या सिक्रीट करता है, प्रो रेनिन। प्रो रेनिन का एक्टिवेशन कब होता है, रेनिन में दो एंजाइम के द्वारा होता है, प्रो कन्वर्टेज 1, ठीक है, कैथेप्सिन बी के द्वारा ये हमारा रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जब ये रेनिन हमारे किडनी से रिलीज होता है, तो हमारे लीवर से, जो हमारी लीवर ग्लैंड होती है, लीवर ग्लैंड से एंजियोटेंसिन नियोजेन एंजाइम होता है, वो रिलीज होता है। ये हमारा मतलब फॉर्मेशन होता है लीवर में, बट ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, मतलब हमारे फ्लूइड में ये ट्रैवल करते ही रहता है। ठीक है, एंजियोटेंसिन नियोजेन है ये एंजाइम है, जो ये हमारे ब्लड फ्लो में ट्रैवल करते रहता है। उसके बाद जब रेनिन एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है, मतलब जब ये दोनों एक दूसरे पे एक्शन शो करते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। देखिए, सबसे पहले रेनिन सिक्रीट हुआ हमारे किडनी से, और लीवर से सिक्रीट हुआ एंजियोटेंसिन नियोजेन। ठीक है, ये जो दोनों जब एक दूसरे पे एक्ट करते हैं ना दोस्तों, जब ये एक्ट करते हैं तो फॉर्मेशन होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट का। और एंजियोटेंसिन फर्स्ट है जब ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करता है हमारा लंग्स, देखिए ये लंग्स है, तो ये कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। समझे दोस्तों, फिर से देखिए, फिर से एक बार मैं रिकॉल करता हूँ एक चीज़ को फिर से। सबसे पहले हमारा रेनिन सिक्रीट हुआ फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट में हमारा रेनिन सिक्रीट हुआ, सेकेंड में हमारा लीवर से एंजियोटेंसिन नियोजिन सिक्रीट हुआ। ठीक है, फिर थर्ड हमारा फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ, ये थर्ड फॉर्मेशन किस चीज़ का हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में क्या हुआ कि हमारा ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज हुआ लंग्स से।
ठीक है। जब ये लंग्स के द्वारा रिलीज होता है तो ACE का वो एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे, और ये किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। मतलब ये 5 चीज़, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप हुआ। और जब एंजियोटेंसिन सेकंड ये हमारे ब्लड फ्लो में ट्रैवल करता है तो उसके बाद सबसे पहले ये 2 काम करता है। सबसे पहले ये एल्डोस्टेरोन होता है, ये देखिए हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, तो उसमें एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रीजन होते हैं जिसका दूसरा नाम एल्डोस्टेरोन होता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ना दोस्तों, ये हमारा वर्क करता है किडनी के ऊपर, किडनी के ट्यूब्यूल्स के ऊपर। जैसे कि ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, कन्वर्टिंग ट्यूब्यूल्स, ठीक है, लूप ऑफ हेनले, ऐसे ऐसे जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ये डक्ट होते हैं जो उस पर ही वर्क करता है और वहाँ से सोडियम का रीऑब्जॉर्प्शन करवाता है। सोडियम क्या करता है, जब रीऑब्जॉर्प्शन होता है ना तो साथ ही साथ अपने वाटर को, मतलब सोडियम में जो कैपेसिटी होती है, सोडियम में कैपेसिटी होती है कि वाटर को होल्ड करने की, जिसके वजह से हमारे बॉडी में फ्लूइड इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर फ्लूइड इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में बीपी जो फॉल होगी वो इंक्रीज होगी, मतलब हमारा बीपी बढ़ेगा, ठीक है। तो सोडियम अगर ज़्यादा हम नमक कंज्यूम करते हैं, तो जैसे कैसे हम लोग को डॉक्टर बोलता है कि ज़्यादा नमक नहीं खाइए नहीं तो बीपी बढ़ेगा, तो ये NaCl है जो कि सोडियम को, मतलब वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। और उसके बाद ये एक्शन एक और करता है, ये हमारे वैसोकॉन्ट्रिक्शन करता है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है उसका एक और एक्शन है, वो क्या करता है ना कि हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और वो भी कौन सी लेयर को, मिडिल लेयर को, जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जिसमें स्मूथ मसल्स की बनी होती है, उसे ये कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करती है, नैरोइंग करती है, जिसकी वजह से अगर डायमीटर कम रहेगा, देखिए जैसे डायमीटर इंक्रीज है तो मतलब एक मान लीजिए कि बहुत मोटा सा पाइप है जिसमें से पानी जा रहा है, उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एक प्रेशर से पानी नहीं फ्लो हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उस पाइप को अगर हम छोटा कर दें, जैसे कि इसका डायमीटर आप देखिए, इसका डायमीटर ये देखिए जो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, जो नैरो हो गया है, तो इसकी वजह से वो पाइप बहुत फोर्स के द्वारा, एक फोर्स से पानी को, मतलब हमारे ब्लड को एक फेंकेगा, और जब वो फोर्स से जब पानी जाएगा ना, मतलब ब्लड जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा बीपी मेंटेन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोनों चीज़ को। एक तो ये काम क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, सबसे पहले करेगा कि सोडियम के लेवल को इंक्रीज़ करेगा बॉडी में, जिसकी वजह से वाटर होल्ड होकर रहेगा, किडनी पे एक्शन करेगा। दूसरा ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ये फर्स्ट देखिए ये करेगा, और सेकेंड में जब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो जिसकी वजह से हमारा बीपी जो फॉल रहता है ना, जो ड्रॉप रहता है बीपी, वो इंक्रीज़ होता है। तो वही है यहाँ पे जैसे लिखा गया है। इसके अगर हम फंक्शन को देखें तो देखिए सबसे पहले ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, जो कि स्मूथ मसल्स की आर्ट्रियोल्स होती हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। और सेकंड में क्या करता है, जब ये जो सोडियम होता है ना, सोडियम को रीऑब्जॉर्ब कराता है, जो कि वाटर होल्डिंग, सोडियम की कैपेसिटी होती है जो वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से ये हमारा बीपी जो फॉल रहता है उसको ये इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत समझ में आई होगी, और ये जो आपका रास सिस्टम है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।